आज हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे हैं जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी। अब इसमें हम और बेटर अंडरस्टैंडिंग जनरेट करेंगे साइंस की। आज हम बात करने वाले हैं शुरुआत से, शुरू से शुरू करेंगे। यहां पर आपको कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने मिलेगा, आपको कोरिलेशन देखने मिलेगा किस तरीके से 6th की किताब में जो हमने पढ़ा है वही चीज यहां पर एक नेक्स्ट लेवल पर आपको समझाई जा रही। आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, हमने सेकंड चैप्टर जब पढ़ा था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। यहां पर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को एक्सपेंसिव तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में बताया जा रहा है। 6th क्लास की किताब में भी हमने फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ और नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, हीट एक फिजिक्स का टॉपिक आ जाता है। केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरू हुआ आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स यहाँ पर डिस्कस होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तमाम तरीके के टेस्ट, किस तरीके से एसिड्स टेस्ट करते हैं, बेस टेस्ट करते हैं, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, ये तमाम चीजें हम पढ़ने वाले हैं। रिएक्शंस के बारे में एक नया इंसाइट लेने वाले हैं। उसके बाद आप देखें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की भी बात हुई थी कहीं ना कहीं हमारी 6th क्लास की किताब में। यहाँ पर उस चीज को और एक नेक्स्ट लेवल पर एक्सप्लेन किया जाएगा और एग्जांपल्स के साथ। हमने वाटर साइकिल और एयर साइकिल, इस तरीके की चीजें एयर या वाटर के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट और साथ में एडेप्टेशन, जो आपका 9th चैप्टर था उसमें हमने हैबिटेशन, एडेप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन जैसे शब्दों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर 7th चैप्टर में हमें कहीं ना कहीं एडेप्टेशन का एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। विंड, स्टॉर्म, जो कहीं ना कहीं आपके इसी चैप्टर 7 से ही रिलेटेड है, क्लाइमेट का और बेटर अंडरस्टैंडिंग। सॉइल के बारे में हमने थोड़ा बहुत सुपरफिशियली पढ़ा था। यहाँ पर एक एक्सपेंसिव चैप्टर है, पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड चैप्टर है सॉइल के ऊपर। रेस्पिरेशन इन दी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हमने ऑर्गेनिजम्स की जॉइंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, मूवमेंट्स के बारे में 8th चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे रेस्पिरेशन का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी। चाहे आप गिल्स की बात करें या फिर आप लंग्स की बात करें, उन सबको एक्सपेंसिव तरीके से समझाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो किस तरीके से उनमें न्यूट्रिशन फ्लो हो रहे हैं, किस तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है और किस तरीके से ये सारा न्यूट्रिशन की साइकिल चलने वाली है प्लांट्स में, जैसे आप जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह पढ़ते हैं, उन सब की बात होगी यहाँ पर। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने पढ़ा था, जो 7th चैप्टर हमारा था 6th क्लास की किताब में, उसमें हमने काफी गहराई से इसके बेसिक समझे थे। हमने जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट काफी अच्छे से समझे थे प्लांट्स के, और इसी को नेक्स्ट लेवल पर समझाया जाएगा चैप्टर नंबर 12th में। मोशन एंड टाइम, हमने एक चैप्टर पढ़ा था जो पर्टिकुलरली फिजिक्स से डील करता था, 10th चैप्टर था वो, जहां पर हमने मोशन की बात की थी थोड़ी बहुत एक प्रिलिमिनरी लेवल पे। यहाँ 13th चैप्टर में आपको मोशन एंड टाइम एक्सपेंसिव तरीके से बताया जाएगा, फिजिकल टर्म्स में बताया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की भी हमने चर्चा कर ली है, हमने पढ़ा था किस तरीके से करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, बैटरीज क्या होती हैं, टॉर्च क्या होता है, बल्ब किस तरीके से काम करता है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें हमने चर्चा की थी 6th क्लास में। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं पीछे की बात आपसे इसीलिए कर रहा हूं ताकि अगर आपने गलती से भी हमारी पिछली क्लासेस जो 6th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस की है वो स्किप कर दी है, वो मिस कर दी है, तो कृपया वो जाकर आप देख लें ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी तो आपको दूसरी क्लास के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक पढ़ा था। यहाँ पर भी और नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग लाइट की है। मतलब आप ये समझिए, ये जो किताब है आपकी 6th क्लास की किताब को आप ये समझे कि ये फर्स्ट लेवल है, तो 7th क्लास की किताब यहाँ पर आपको सेकंड लेवल जैसी नजर आएगी। वाटर के बारे में हमने बात की थी, वाटर साइकिल के बारे में बात की थी, हमने फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर और एक्सपेंसिव तरीके से आपको किस तरीके से फॉरेस्ट लाइफलाइन जैसा काम करता है उसके बारे में बात की जाएगी। वेस्ट जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसमें हमने बात की थी। यहाँ पर आपको वेस्ट वाटर की कहानी के बारे में बात की जा रही है, वेस्ट वाटर को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, वाटर कंजर्वेशन और तमाम चीजें। ये कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ के आप कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे टर्मिनोलॉजीज को लेकर। एनवायरनमेंट में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जहां पर आप फंस जाते हैं, जहां पर आपको उसका मतलब नहीं समझ में आता, जिससे आपका पूरा पूरा सवाल नहीं बनता है या फिर गलत हो जाता है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज आप भरोसा मानिए 6th, 7th, 8th इन छोटी छोटी क्लासेस से आती है। अगर हम यहाँ पर इन चीजों को सीख लेंगे तो हमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रेफरेंस बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जनरली हम पढ़ते हैं और उनको याद रखने के पीछे भागते हैं। आप इन आसान चीजों को याद रखेंगे तो आपको कठिन चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं ओवरव्यू की। हमेशा से हमारा पैटर्न रहा है, हम चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा ये चैप्टर जो है इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात है, तो कहीं ना कहीं क्या मोड्स होते हैं, क्या तरीके हैं न्यूट्रिशन के, उन पे बात की जाएगी।
फोटोसिंथेसिस की बात की जाएगी कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, क्या है ये फोटोसिंथेसिस। सेल्स के बारे में हम बात करेंगे कि सेल्स क्या चीज होती है, ये किस चिड़िया का नाम है। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम जनरेट करने वाले हैं, जो भी नए नए टर्म्स आएंगे। जो फूड सिंथेसिस होता है प्लांट्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, और भी दूसरे मोड्स होते हैं, और भी दूसरे तरीके के जो खाना होता है, चाहे प्रोटीन की बात करें, फैट्स की, उसके बारे में। और भी न्यूट्रिशन के तरीके होते हैं क्या प्लांट में, अगर होते हैं तो उनके बारे में पता करेंगे। ये सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आपके जो सैप्रोट्रॉप्स है उनके बारे में समझेंगे। और जो न्यूट्रिशन है, सॉइल से एक बार प्लांट ग्रो हो गया, प्लांट ने सारा न्यूट्रिशन सॉइल से ले लिया, अब सॉइल के पास वापस न्यूट्रिशन कहां से आने वाला है, न्यूट्रिएंट्स कहां से आने वाले हैं, ये भी हम समझेंगे। तो ये था ओवरव्यू, जहां हमने शुरुआती दौर में ये समझा इस चैप्टर से हमें क्या मिलने वाला है, क्या टेकअवेज होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसके टेस्ट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या है उसके टेस्ट क्या है, फैट्स क्या है, विटामिन्स क्या है, और तमाम टेस्ट भी हमने देखे थे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। चाहे आप कॉस्टिक सोडा का यूज करें, आयोडीन का यूज करें, और तमाम तरीके से आप पता लगा सकते थे किसी फूड कंपोनेंट में कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट है। ये हम जान चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, इन सबको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यहां तक हमने 6वीं क्लास की किताब में पढ़ लिया था। अब आप देखिए, कहीं ना कहीं जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर इंसान, हम ह्यूमंस या फिर जो भी एनिमल्स है तमाम, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। बैलेंस में आप देखने वाले हैं प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है आपकी पूरी फूड साइकिल। अगर एक हिरण है, शेर हिरण को खा रहा है, आप कहेंगे टाइगर इज ईटिंग अ डियर, तो यहां पर प्लांट कहां से रिलेटेड है? लेकिन भाई साहब, ये जो डियर है ये तो प्लांट को ही कंज्यूम करके जिंदा है, तो इनडायरेक्टली टाइगर इज रिलेटेड टू अ प्लांट, और समवेयर और द अदर some elephants, some animals sorry, are directly related to plants। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं some animals are directly related और some animals are indirectly related, पर सबका जो एक आधार है, जो एक धुरी है, वो प्लांट है। प्लांट से आपको न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमने बात की थी न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी की बिल्डिंग के लिए, आपकी बॉडी बनाने के लिए, आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए काम आते हैं, आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए काम आते हैं। रिपेयर करने में जो मैंने खास आपको बताया था, जो प्रोटीन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में। हमने एक और इंपॉर्टेंट बात करी थी आपसे कि जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आपको याद आ रही होंगी ये सारी चीजें, यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे उनकी हम बात समझते हैं। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो सामान्य सी भाषा में आप समझिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है आप किस तरीके से फूड को इंटेक कर रहे हैं, आप फूड को कैसे आप शरीर में ले रहे हैं, आप कैसे अपने शरीर को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहे हैं, वो हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स आप जानते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, जो एनिमल्स हैं तमाम वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद बनाने का शब्द है तो ऑटो आएगा वहां पर। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट। तो जब सेल्फ नरिशमेंट करने वाले हैं जो प्लांट्स करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। आप समझ गए यहां पर बात? जो अपनी न्यूट्रिशन या नरिशमेंट खुद कर रहे हैं उनको कहा जाएगा ऑटोट्रॉफ्स, और जो अपनी नरिशमेंट या न्यूट्रिशन खुद नहीं करेंगे उनको आप कहेंगे हीटरोट्रॉफ्स। तो यहां पर देखिए, आपके जो कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो आपके डिपेंडेंट है दूसरे प्लांट्स पर, इसीलिए उनको आप कहेंगे हीटरोट्रॉप्स। हीटरो का अर्थ होता है अदर्स, और ट्रोप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। तो आपके दूसरों पर जो नरिशमेंट पे डिपेंडेंट है उनको हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, और जो खुद अपने नरिशमेंट की व्यवस्था करते हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स होंगे। पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में प्लांट्स आते हैं। तो यहां तक आपको ये टर्म क्लियर होने चाहिए, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। आगे हम बात करें फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक्चुअली हम पहले बेसिक से समझते हैं, हम इसकी कहानी शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, फोटो का अर्थ क्या है? फोटो का अर्थ है लाइट, सनलाइट पर्टिकुलरली। और उसके बाद आप देखें, हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आप समझ लीजिए, जो आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन सनलाइट के डायरेक्शन में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये आपको शब्द से ही समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ही फोटोसिंथेसिस लिखा, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में कॉम्बिनेशन चल रहा है। लीव्स जो है, लीव्स को हम सामान्य भाषा में समझे तो ये किचन है। खाना कहां बनता है पूरे पेड़ का? वो बनता है आपके लीव्स में, या फिर लीव्स को आप कहते हैं फूड फैक्ट्री।
यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल आएगा। जिस तरीके से आपके घरों में आपने देखा होगा आटा दाल इकट्ठा होता है, वहां पर आटा दाल सब जो होगा उसको रखा जाएगा किचन में और किचन में खाना पकाया जाएगा। रॉ मटेरियल वही होंगे। उसी तरीके से लीव्स में आपके सारे रॉ मटेरियल आपको मिलेंगे। वाटर मिनरल्स जो है वो आपको मिट्टी से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे, और वहां से उसको एब्जॉर्ब करके, मैंने आपको बताया था पिछले जो हमने 6 क्लास की किताब डिस्कस की थी वहां मैंने बताया था कि रूट से ऊपर एब्जॉर्ब करके पानी और न्यूट्रिएंट्स आपके लीफ तक पहुंचाए जाएंगे। ये चीज होने वाली है। आगे हमने ये भी समझा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके फोटोसिंथेसिस में, प्लांट के खाना बनाने के लिए। लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ली जाएगी वो ली जाएगी लीव्स के द्वारा। तो मिनरल्स या फिर वाटर जो पहुंचने वाला है रूट्स के रास्ते से पहुंचने वाला है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होने वाली है वो लीव्स खुद करने वाली हैं। लीव्स खुद कहां से करने वाली हैं? वो करती हैं लीव्स अपने पोर्स से। लीव्स के सरफेसेस पे पोर्स होंगे, छोटे छोटे रोम छिद्र जैसे हमारे शरीर पर होते हैं, उसी तरीके से पोर्स होंगे, और उन पोर्स को आप कहते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाएगी, और उन पोर्स को ओपन और क्लोज करने का जो काम होता है वो गार्ड सेल्स करते हैं। गार्ड सेल्स जो इस तरीके से देखिए, इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये पोर्स को ओपन या क्लोज करने का काम करते हैं, और जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा कहते हैं, और इस पर्टिकुलर ओपनिंग एरिया को आप कहेंगे स्टोमेटल ओपनिंग। और यहीं से आपको कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेने में काम आएंगे। तो आप समझ गए होंगे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आपके स्टेम, रूट और स्टेम से पहुंचने वाले हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका पर्टिकुलरली लीफ से ही एब्जॉर्ब होगा। अब वाटर और मिनरल्स के बारे में हम बात कर चुके थे, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होंगे स्टेम से। लेकिन स्टेम से कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो स्टेम में एक पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन जैसा सिस्टम होगा जो आपके रूट से पूरा चलता है ऊपर तक, रूट से, स्टेम से, ब्रांच से, पर्टिकुलरली लीफ पर जाकर ये एंड होता है। तो इस पूरे सिस्टम को आप कह सकते हैं एक सिस्टम ऑफ वेसल्स है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स चलते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, हम आगे आने वाले चैप्टरों में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपकी बॉडी में खून पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए वेसल्स होंगे जो कि रूट से शुरू होकर सीधे लीव्स पर खत्म होते हैं। अब यहां तक हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और मिनरल्स की। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है आपका ग्रीन पिगमेंट, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं। यहां पर आप देखने वाले हैं जो लीफ को एनर्जी कैप्चर करनी है सनलाइट से, उसमें ये फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये काफी मददगार होता है लीव्स को एनर्जी कैप्चर करनी हो जब तब। यहां पर आप देखने वाले हैं ये एनर्जी आपकी यूज होती है सिंथेसिस में, कॉम्बिनेशन या प्रिपरेशन में खाना बनाने के। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने वाला है, क्लोरोफिल आपको हेल्प करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, और इससे जो आपका एंड रिजल्ट मिलने वाला है वो एंड रिजल्ट आपका फूड होने वाला है। फूड होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इमिट कर देते हैं प्लांट्स, और जो ऑक्सीजन आपको मिलती है एटमॉस्फेयर में। फोटो और सिंथेसिस का हम पहली बात समझ चुके हैं। फोटो का मतलब लाइट हो गया, और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, जब दो चीजें जुड़ गई। हम केमिकल रिएक्शन भी समझेंगे इसका, लेकिन आप पहले देखिए क्या क्या जरूरी चीजें किताब में बहुत ही साफ तरीके से बताया है। यहां देखिए आप, सनलाइट जो है, सनलाइट लीव्स पर पड़ रही है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल काम आ रहा है। रूट्स से, स्टेम से होकर, ब्रांचेस से होकर लीव्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंच रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पोर्स के द्वारा जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं, वहां से लीव्स खुद एब्जॉर्ब कर रही है। और बाद में जो एंड प्रोडक्ट निकलने वाला है इन तमाम रिएक्शंस का वो ये है, एक तो आपको शुगर मिलने वाला है जो है कार्बोहाइड्रेट, और साथ में आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और उनका एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं। यहां पर मैंने ये तमाम चीजें आपको बता दी है, और इससे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, और प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं सन पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली। तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखने वाले हैं जो दूसरे अदर ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पर भी इस तरीके के प्रोसेस चलते हैं। हमने डेजर्ट में 6 क्लास की किताब में हमने बात किया था कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। स्टेम परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट एरिया। हमने बात की थी किस तरीके से उनकी जो लीव्स है वो स्पाइनी हो जाती है, नुकीली हो जाती है, इसीलिए कैक्टस जो है उसमें कटीला सा दिखता है हमें, क्योंकि उसकी लीव्स जो है वो स्पाइनी हो गई। ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है, और हमने
ये सारी चीजें 6th क्लास में पढ़ ली। एक और बात आप समझिए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो क्लोरोफिल है, जो लीव्स के सेल्स में है, उस पे सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहले से हैं जो सिंथेसाइज होकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, और ये पूरा जो प्रोसेस है इसको एक इक्वेशन फॉर्म में आपको इंडिकेट किया गया है। यहां पर आप देखें तो बैलेंस्ड फॉर्म में दिया गया है, इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और ये ग्लूकोज जो बन रहा है, ग्लूकोज आप सिंपली याद रखें शुगर या कार्बोहाइड्रेट, और साथ में आपका ऑक्सीजन निकल रहा है। यहां पर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मूला C6H12O6 हम कैसे याद करेंगे? आप याद कर ले, अच्छी बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड में क्या है और प्रोडक्ट साइड में क्या है, और बीच में कैटालाइजिंग एजेंट्स क्या है। कैटालाइजिंग एजेंट्स आपके लाइट और क्लोरोफिल है। अब हमने ओवरव्यू में चर्चा की थी सेल्स क्या होते हैं, सेल्स को जानेंगे। तो आप जानते हैं आपका जो मकान है वो ब्रिक्स से बना है, ईंटों से बना है, ये आप जानते हैं। आप कभी लाल किला गए होंगे या फिर कोई बड़े किले गए होंगे, आप फोर्ट्स देखे होंगे, फोर्ट्स आपने देखे होंगे, वो पत्थरों के बनते हैं। एक एक पत्थर को इस तरीके से लगाकर एक बड़ा सा किला बना दिया जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके हाउस का बेसिक यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे ब्रिक्स, ईंट। ईंट जोड़ जोड़ के मकान बने हैं। आपने लोगों की कहावत सुनी होगी कि इस मकान में एक एक ईंट जो लगी है वो मेरी मेहनत की लगी है। इस तरीके के डायलॉग आपने सुने होंगे। उसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है, शरीर में भी आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्कुल जैसे घर में ईंट होती है, वैसे शरीर में जो होते हैं उनको सेल्स कहते हैं। ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका जो बेसिक यूनिट है, जो टाइनीएस्ट यूनिट है, वो सेल है। और इनको अगर आपको देखना है तो आप ऐसे नहीं देख सकते कि अपना हाथ आपने सामने रखा और आपको सेल्स दिखने लगे। वो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज करना पड़ेगा। अब यहां से एक और बात आती है, किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है। अब एक सेल के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और हम जो ह्यूमंस हैं, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर आप देखेंगे एक सेल है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल बनेंगे। ग्रुप ऑफ सेल से क्या होने वाला है? टिश्यू बनेंगे। टिश्यू से क्या बनने वाला है? ऑर्गन बनने वाला है। ऑर्गन से क्या बनने वाला है? ऑर्गन से बनने वाला है ऑर्गेनिज्म। और हम कौन है? हम ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि देखिए हमारे पास कितने सारे ऑर्गन्स है। किडनी है, लिवर है, स्टमक है, हार्ट है, लंग्स है। इतने तमाम ऑर्गन्स जब साथ में काम करते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अब हम जरा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझें। तो सेल में एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में। जिस तरीके से एटम में न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से सेल में न्यूक्लियस होगा। सेल के अंदर एक लिक्विड जैसा भरा होगा, उसको आप कहेंगे साइटोप्लाज्म। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। सेल में जो न्यूक्लियस जैसा होगा उसको आप कहेंगे साइटोप्लाज्म। और साथ में सेल में ये जो एक कोटिंग टाइप होगी, एक बाउंड्री सी होगी, उसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए, हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या जो हरी पत्तियां हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं, उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है? उसके अलावा भी तो पत्तियां हैं, कोई नीली है, कोई पीली है, कोई पूरी पीली नहीं है, कुछ ब्राउन है, कुछ पार्शियली ग्रीन है। तो इस तरीके की पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन इनमें जो आपका ग्रीन कलर होता है वो मास्क्ड होता है, वो ढका होता है। वो जो पिगमेंट है वो ढक जाता है आपका दूसरे पिगमेंट से, चाहे रेड या ब्राउन जो कलर है उससे वो ढक जाता है। तो लार्ज अमाउंट में रेड या ब्राउन कलर होगा, रेड या ब्राउन पिगमेंट होगा, लेकिन वहां पर भी ग्रीन पिगमेंट होता है कुछ एक्सटेंट पे, और उससे खाना बनाया जाता है, आपका फूड जो है बनाया जाता है प्लांट्स के लिए। आपने एल्गाए देखा होगा, कभी आप देखेंगे किसी तालाब में काफी दिनों तक पानी भरा रहता है तो उसके ऊपर इस तरीके से काई जम जाती है। हिंदी में हम उसको काई कहते हैं, वो हरे से रंग की होती है। उसको अंग्रेजी में हम एल्गाई कहते हैं। एल्गाई भी अपना खाना खुद बनाती है, क्योंकि वो ग्रीन कलर जो है, वो ग्रीन कलर इसमें क्लोरोफिल की वजह से। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ग्रीन कलर है ये फोटोसिंथेसिस में काम आएगा, और ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन कलर है। अब हम समझते हैं, क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही सिंथेसाइज होता है? और दूसरी चीजें, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात करें हम, तो वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं? तो हमें यह समझने की जरूरत है जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस तरीके से बना है। हमने अभी पढ़ा
C6H12O6। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक जनरल आइडिया याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट में C, H और O होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और यही यूज होता है आपके सिंथेसिस में। और साथ में आप देखने वाले हैं दूसरे कंपोनेंट्स भी बनते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट भी बनते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर प्रोटीन्स में तो नाइट्रोजन बेस होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रस सब्सटेंस कैसे बनने वाला है? ये नाइट्रोजन कहां से आने वाली है? हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए, गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि गैस जो है वो 78% जो आपकी एटमॉस्फेयर में गैस है वो है नाइट्रोजन। लेकिन जो हवा में गैस है, क्या वो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आ सकते हैं कि द प्लांट्स कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड देन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो स्टेटमेंट गलत है। सॉइल क्या करते हैं? सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज का नाम भी जानेंगे। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इन द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, और उस एब्जॉर्बेबल फॉर्म को ये सॉइल में रिलीज कर देते हैं। और जो सॉइल में रिलीज करते हैं तो सॉइल में आप देखेंगे आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और यहां से आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है, फैट सिंथेसिस होने वाला है। अलग अलग सिंथेसिस इस तरीके से होते हैं। आपने देखा होगा किसान जो है काफी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर का यूज होता है, ऐसे करंट अफेयर में चर्चाएं होती है। रिसेंटली भी ऐसे एक्सप्लॉयटेशन की बात आ रही थी, इसीलिए हमने नीम कोटेड यूरिया निकाल दिया था। आपको याद होगा जो यूरिया है वो नीम कोटेड निकाल दिया था, ताकि जो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है या स्मगलिंग ऑफ फर्टिलाइजर है वो खत्म हो जाए। तो जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रिच सोर्स है नाइट्रोजन का, और जब आप फर्टिलाइजर मिट्टी में डालते हैं तो वहां से प्लांट आपका एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रोजन। इससे आपको समझ में आना चाहिए, और इसी से आपके प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर पाते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब आप समझिए, हमने बात की थी कि सारे प्लांट्स खाना खुद नहीं बनाते, ऑल नॉट। अगर आपसे स्टेटमेंट आए कि ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, तो आप एक बात समझ लें, ये स्टेटमेंट आपकी सरासर गलत है, क्योंकि सारे प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरे प्लांट पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो सन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो भाई साहब आप खुद समझिए, आप गैस नहीं जलाएंगे तो खाना कैसे पकाएंगे? यहाँ पर एनर्जी नहीं है तो ये खाना कैसे पकाने वाले हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देखें, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, उसी तरीके से जो आपके प्लांट्स हैं वो भी, कुछ और प्लांट्स भी हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। आपने एक नाम सुना होगा, अमर बेल। याद है आपको अमर बेल? ये जो अमर बेल होती है इसको अंग्रेजी में आप कस्क्यूटा कहते हैं। कस्क्यूटा की एक खासियत है, ये जो है ये किसी भी बड़े पेड़ से चिपक कर, सट कर उगने लगती है। आप समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ा सा पेड़ है तो इसके आसपास इस तरीके से उगने लगे। हमने क्रीपर्स, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, इन सब के बारे में भी पढ़ा था। तो यहां पर आप देखने वाले हैं, ये जो अमर बेल है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये क्या करने वाला है? ये एक टाइप ऑफ क्लाइंबर है। ये आसपास जो भी प्लांट होगा उस पर क्लाइंब करेगी, वहां से अपना न्यूट्रिशन जनरेट करेगी। जिस प्लांट पे वो क्लाइंब कर रही है उसको आप कहते हैं होस्ट। और यहां पर आप देखने वाले जो होस्ट है, जो आपको मेहमान नवाजी कर रहा है, जो स्वागत करता है आपका, आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप उसका न्यूट्रिशन उससे छीन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप हो गए पैरासाइट। तो यहां पर अमर बेल जो है वो एक पैरासाइटिक नेचर दिखा रही है, वो एक हेटेरोट्रॉप है जो कि होस्ट के न्यूट्रिशन के ऊपर पल रही है। 3 इडियट की वो आपको कोयल की कहानी याद होगी कि जो कोयल है वो अपने अंडे रख देती है दूसरे चिड़िया के घोंसले में, और वो चिड़िया अपना बच्चा, अपना अंडा मान के उस अंडे को पालती है या फिर उस बच्चे को का देखरेख करती है। उसी तरीके से पैरासिटिक अप्रोच है कि करे कोई और मजा दूसरा मारे। करे कोई और भरे कोई, वो वाली बात है। यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है, जो ये वाले प्लांट्स डेवलप करेंगे, उसको आपकी अमर बेल जो है वो एज अ पैरासाइट एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम दूसरे जो मोड्स हैं, आपके दूसरे मोड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो देखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पिचर प्लांट। पिचर मतलब होता है घड़ा। आपने घड़ा देखा होगा गर्मियों के मौसम में, सारे घरों में आपने देखा होगा इस तरीके का घड़ा जैसा होता है, उसको आप कहते हैं पिचर।
और ये पिचर प्लांट होता है, उसमें इस तरीके का घड़ानुमा एक आकार होता है। साथ में आपने वीनस फ्लाई ट्रैप का भी नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है ये पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप के नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये जो मक्खियां होती हैं, छोटी मक्खियां हैं, कुछ कीट पतंग हैं, इनको ये अपने इस तरीके के एक थैले से में, इस पिचर से में अंदर बुलाती है और यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाल स्टिकी हेयर्स होते हैं, और यहाँ पर वो जो इंसेक्ट है वो आकर ट्रैप हो जाते हैं। ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाएगा और ये जो प्लांट है ये उस इंसेक्ट को खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस तरीके की चीजें होती है। यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है पिचर जैसा, ये आपकी मॉडिफाइड लीव है। जो आपकी लीफ होती है वही मॉडिफाई हो जाती है और वो शेप ले लेती है, पिचर का एक घड़े का शेप ले लेती है। और यहां पर आपको समझ में आएगा, ये ढक्कन इस तरीके से बंद हो जाता है और इस प्लांट को जो इंसेक्ट अंदर फंसा है उसको डाइजेस्ट करने से न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे प्लांट्स जो पर्टिकुलरली आएंगे तो ये किस कैटेगरी में आने वाले, ये हिट्रोट्रॉप्स है, ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। लेकिन ऐसे प्लांट्स को आप पर्टिकुलरली इंसेक्टिवोरस कहते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाकर, जो आपके कीट पतंगे हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको खाकर अपना ये न्यूट्रिशन पाते हैं, न्यूट्रिशन इनको मिलता है, इसीलिए इनको आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे। अब हम बात करें सेप्रोफाइट्स की, तो बड़ी शानदार एक एक्टिविटी दी गई है किताब में। किताब में कहा है कि आप ब्रेड लें, ब्रेड को आप गीला कर दें, भिगो दें, और भिगोने के बाद आप उसको किसी गर्म जगह पर रख दें जहां पर मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस हो। आप देखने वाले हैं 1-2 दिन में उसके ऊपर हल्के से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको जनरेट होते दिखेंगे, छोटे छोटे रुएं जैसे आपको दिखने लगेंगे। और उनको आप, जो ऑर्गेनिज्म आपके बनते हैं थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनको आप फंगस कहते हैं या फंगी कहते हैं। फंगी प्लूरल है और फंगस जो होता है वो सिंगुलर है, तो ये आपको थोड़ा सा इंग्लिश का समझ में आना चाहिए। फंगस एंड फंगाई कहते हैं या फंजाई कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन, वो चीज आप कर सकते हैं। यहां पर इनके जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग होते हैं। यहां जिस भी चीज के ऊपर वो पल रहे हैं वहां पर वो जूसेस को एक्सपेल करेंगे और वहां पर उन्हीं जूसेस के ऊपर वो जिंदा रहते हैं, उन्हीं जूसेस से वो अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। इनकी अगर आप स्पेसिफिक बुक डेफिनेशन पे जाएं तो आप देखेंगे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स का होता है, यहां पर न्यूट्रिएंट्स ये लेते हैं डेथ एंड डिकेइंग मैटर से। जो चीज सड़ रही है, जो चीज मर चुकी है, उसके ऊपर जो आप न्यूट्रिशन उससे पाते हैं, तो आप सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा होगा कभी चूहा मर जाता है, खाना खराब हो जाता है, उस पे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, ये आपने देखा होगा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो जो कीड़े उस पर, उस मरे चूहे पर पल रहे हैं, वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, या वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाएंगे, क्योंकि वो मरे हुए से जो डेथ एंड डिकेइंग है उससे अपना न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो आपको सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मैंने समझा दिया है। अब आपका जो अचार बनता है वो भी कहीं ना कहीं फंगाई की वजह से, फंजाई की वजह से बनता है। जो आपका लेदर और तमाम कपड़ों पे भी आप देखने वाले हल्के से जो रेशे हो जाते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रखने से, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रखने से, काफी लंबे समय अगर आपके कपड़े उस जगह रखे जाए तो हो जाता है, वो भी आपका सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। फंगाई उसके ऊपर बढ़ जाती है और इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं आपके, खासकर रेनी सीजन के टाइम पे। क्योंकि रेनी सीजन के टाइम पे आप देखने वाले ये जो स्पोर्स हैं, ये जो हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं, और जैसे इनको वेट एंड वार्म क्लाइमेट मिलता है तो इनकी जो ग्रोथ है या जर्मिनेशन है वो काफी ज्यादा हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है, क्योंकि इनको एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सेप्टेबल मिल जाता है और इनके बिहाफ पे आप देख सकते हैं काफी सपोर्टिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ती है। अब हमने सेप्रोट्रॉप्स की बात तो कर ली, एक और कैटेगरी है जिसकी हमें बात करने की जरूरत है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। अब ये क्या चीज है? तो अब देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो साथ में रहेंगे और शेल्टर शेयर करते हैं, शेल्टर शेयर करेंगे और साथ में ये न्यूट्रिशन शेयर करेंगे। तो बात यहां पर यह है कि रोटी और मकान, दो चीजें यहां पर शेयर की जाएंगी और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सचेंज में कुछ ना कुछ देंगे। जैसे आप देखिए जो फंजाई है या फंगाई है, ये रूट्स में रहने वाला है प्लांट्स की, और यहां पर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहां फंगस रिटर्न में क्या देने वाला है? फंगस जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करने में और कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करेगा। तो इस रिलेशनशिप को आप सिम्बायोटिक कहेंगे, क्योंकि एक तरफ से फंगस प्लांट्स को कुछ दे रहा है तो दूसरी तरफ से प्लांट्स फंगस को कुछ दे रहे हैं। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपका लाइकन है या लाइचन कहेंगे इसको। यहां पर आप देखने वाले हैं एक पार्टनर, एक जो कंपोनेंट है उसके पास क्लोरोफिल होता है, दूसरा जो पार्टनर है
उसके पास क्या होने वाला है, जैसे आपका फंगाई है और एल्गाई जब दोनों साथ में रहते हैं तो एल्गाई के पास क्लोरोफिल है और फंगाई के पास आप देखने वाले हैं शेल्टर और वाटर एज वेल एज मिनरल्स प्रोवाइड करने की एबिलिटी है। तो आपका जो एल्गाई है, एल्गाई को जैसे ही शेल्टर वाटर और मिनरल्स मिलेंगे तो एल्गाई आपका खाना बना देगा, फोटोसिंथेसिस कर देगा। और इस तरीके से दोनों का काम चलता है, फंगस का भी और एल्गाई का भी। और फंगस और एल्गाई का जो ग्रुप है, जो एक डुओ है, जो एक कपल है, फंगस प्लस एल्गाई, आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं लाइकेन या लाइचन। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैंने आपसे बात की थी कि आपने बढ़िया पेड़ पौधे उगा लिए, बड़े बड़े हो गए, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गए और बहुत बढ़िया फल और बहुत बढ़िया क्रॉप्स आपने डेवलप कर लिए, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में थे वो प्लांट्स में से ट्रांसफर हो गए। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आप उसको रिप्लेनिश कैसे करेंगे? आपको रिप्लेनिश का मतलब पता होना चाहिए। आप उसको वापस वहां पर कैसे लेके आएंगे, जो आपका स्टेटस को जो जीरो हो गया उसको आप वापस बढ़ाएंगे कैसे? तो रिप्लेनिशमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वो तो गए, और आपका जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का वो सॉइल में जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। या तो आप वहां पे फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, मैन्योर्स का यूज करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया जो नाइट्रोजन सेटिंग बैक्टीरियाज है, या फिर आपके डायरेक्टली आप फर्टिलाइजर डालेंगे वहां पर। जो पोटेशियम और फॉस्फोरस आपको मालूम होगा, हम पोटेशियम और फॉस्फोरस और यूरिया वाले फर्टिलाइजर्स के यूज करते हैं, और अगर हम इनको टाइम टू टाइम डालते हैं तो आपकी जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, और इससे आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी और न्यूट्रिटिव प्लांट जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की वो सॉइल से ही पूरी होंगी, इसलिए हम सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं, सॉइल को हम रिप्लेनिश करके रखते हैं, हमेशा उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश का रिक्वायरमेंट बैलेंस करके रखते हैं। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, एटमॉस्फेयर से प्लांट्स आपके नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, लेकिन नाइट्रोजन तो चाहिए ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन अगर डेफिशिएंट हो जाए, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या होने वाला है? नाइट्रोजन गैस आपको पता है 78% तो है हवा में, लेकिन प्लांट्स अगर डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं स्टोमेटा के द्वारा जो पत्तियों में होता है, तो क्या करने वाले हैं अपने नाइट्रोजन के लिए? अब यहां पर आप देखेंगे तो एक खास टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको आप प्लूरल में कहेंगे तो बैक्टीरियम कहेंगे, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम की एक खासियत है कि ये जो 78% आपका नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो राइजोबियम है ये कहां रहने वाला है? ये रूट्स में रहने वाला है प्लांट के। पर्टिकुलरली आप देखने वाले हैं जो आपके ग्राम है, चने वगैरह है, चना है, मटर है, जो आपकी दालें हैं, चाहे आप मूंग दाल की बात करें, जो आपके बीन्स होते हैं, जो इनको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको ये देखने मिलेंगे, और इनका काम है आपका जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में पेश करना, प्रेजेंट करना प्लांट्स के लिए। और इसके इतर इसके बदले में क्या देने वाले हैं प्लांट्स? प्लांट्स देने वाले हैं आपके राइजोबियम को फूड, और साथ में आपके राइजोबियम को मिलने वाला है शेल्टर। तो फूड और शेल्टर जो है, ये दो चीजें आपको राइजोबियम को मिलने वाली है, और इन रिटर्न प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलने वाली है यूजेबल फॉर्म में। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। जो फार्मर्स हैं वो इस चीज का काफी अच्छे से सिग्निफिकेंस समझते हैं, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि एक बार उनके जो प्लांट्स जो लगाए गए, जो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन इंटेंसिव प्लांट्स लगाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉपिंग करते हैं वो जनरली पल्सेस की करते हैं, दाल की करते हैं, जो लेग्यूमिनस होते हैं। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को जब वो उगाते हैं तो उससे जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स है, वो नाइट्रोजन जो सॉइल के लिए चाहिए वो फिर से रिप्लेनिश हो जाती है। अब परंपरा अनुसार आप समझ ही चुके होंगे कि हम क्या करते हैं एंड में। चैप्टर के एंड में हम हमेशा चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं हमने क्या सीखा। स्लाइड को फटाफट पॉज करिए और जरा ये मैच द कॉलम को सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। फॉलोइंग की स्पेलिंग के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, फॉलोइंग की स्पेलिंग में एल ज्यादा हो गया है। अब हम बात करें सबसे पहला सवाल क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है ये आप जानते हैं। क्लोरोफिल कहां होगा? लीव्स में होगा। नाइट्रोजन के बारे में बताइए। कस्क्यूटा क्या है? कस्क्यूटा को हमने बताया था अमरबेल, एनिमल्स और इंसेक्ट्स। तो यहां पर आप देखिए जो कस्क्यूटा है वो मैंने बताया था एक पैरासिटिक रिलेशन बनाती है आपके होस्ट प्लांट के साथ। एनिमल्स जो है, एनिमल्स खुद का खाना नहीं बना पाते, वो खुद खाना नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट है दूसरों पे, इसीलिए वो हेट्रोट्रॉप्स है।
मैंने आपसे बात की थी जो नाइट्रोजन है वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग के काम आता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है। अंत में आप बात करें जो पिचर प्लांट है आपका, वो इंसेक्ट्स को खाता है, वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये भी हमने पढ़ लिया है। तो यहां तक हमने इस चैप्टर में डिस्कशन किया, हमने पूरी तरीके से समझ लिया इस चैप्टर में क्या दिया है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स है, प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्लोरोफिल क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या निकला, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, राइजोबियम, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं। आगे आने वाले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वहां हम देखेंगे एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।